ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो है उपचुनाव का दंगल लगातार जारी है और सुरेश राजे वोट डालने के लिए पहुंचे। बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी वोट डालने के लिए पहुंचे। सुरेश राजे डबरा में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि वो तस्वीर हमने पहले दिखाई थी जहां पर दुर्गेश हमारे सहयोगी ने सुरेश राजे से बात की, लेकिन बड़ी बात यह है कि इमरती देवी जो कि मंत्री हैं डबरा सीट पर, उनका लंबे समय से दबदबा रहा है, उन्होंने भी वोट डाला। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें इमरती देवी जब वोट डालने के लिए पहुंची थी डबरा की इस बूथ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। इमरती देवी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और तमाम माननीय जनप्रतिनिधि भी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो आपको भी वोट जरूर करना है क्योंकि आप इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान सिर्फ इसी मताधिकार का प्रयोग करते हुए दे सकते हैं। अच्छा, ये तस्वीर बड़ी तस्वीर कही जा सकती है क्योंकि पूरे उपचुनाव में इमरती देवी कहा जा सकता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। उधर से कमलनाथ लगातार ताबड़तोड़ बयानबाजी कर रहे थे और जो एक शब्द को लेकर बहुत विवाद हुआ था, उसके बाद इमरती देवी ने भी कुछ ऐसी शब्दावलियों का इस्तेमाल किया और चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया था। नहीं, इमरती देवी का वो वीडियो आपको याद होगा चुनाव, ये हम इन सब बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उस जर्नी का अंत हो रहा है और वो बहुत कुछ ऐसा हुआ पिछले दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में। इमरती देवी का एक वीडियो बड़ा फेमस हुआ था, इसमें वो कह रही थी कि पैसा खर्च करो कलेक्टर को, वो लोग कलेक्टर चुनाव जिता कर देता है। बहरहाल आज जनता जनार्दन का दिन है और जनता जनार्दन किसे चुनती है उसके लिए इंतजार में 10 तारीख का करना होगा, लेकिन आज किस्मत तय हो जाएगी ईवीएम में। इस बीच बड़ी खबर है आगर मालवा से, कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े ने भी वोट डाला। पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं विपिन वानखेड़े। उपचुनाव का दंगल, आगर मालवा में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े ने वोट डाला है। विपिन वानखेड़े की भी जो राजनीति रही है वो युवा कांग्रेस से इंदौर में खास तौर पर ज्यादातर राजनीति करते हुए नजर आए। डीएवीवी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और अब जो है वो एक विधायक प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन पर ज्यादा भरोसा जताती है। बिल्कुल। और आइए मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन जी बने हुए हैं, सत्यप्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं, अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप माहौर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए सत्यप्रकाश जी, ये प्रदीप माहौर के पास में जाऊंगा, उन्हें अभी तक हम नहीं ले पाए हैं। प्रदीप माहौर, आप लगातार राजनीति में लंबा समय बिता चुके हैं, आप एक्टिव रहे हैं, कई सारे चुनाव आपने देखे हैं और हम सब ये जानते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग ये है कि ये पूरे विश्व में होने वाला अपने आप में एक अनोखा चुनाव है। पिछले 6 महीनों से ये दुनिया पैंडेमिक महामारी से जूझ रही है और भारत इस पैंडेमिक में, इस महामारी में, इस लोकतंत्र के महापर्व का आयोजन कर रहा है। प्रदीप माहौर। बिल्कुल, आज से गुलाबी ठंड है और गुलाबी ठंड के समय में जनता जनार्दन वोट डालने जाएगी। देखिए, जो महामारी का सवाल है तो उसमें महामारी में सिर्फ इतनी चीज है कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहन के जाएं, जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, लेकिन उसकी वजह से कोई भी हमारे कार्य रुकना नहीं चाहिए। और जो जनतंत्र है ये, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर क्लियर मैंडेट की सरकार नहीं बनी है, जिसकी वजह से ढुलमुल सरकार है, तो जनता उसको एक स्ट्रांग, एक मजबूत सरकार देने की तरफ अग्रसर होगी, आगे बढ़ेगी और वोट डालेगी, जिससे कि एक मजबूत सरकार का निर्माण मध्य प्रदेश के अंदर हो पाए। लेकिन प्रदीप माहौर साहब, एक टीस है कांग्रेस के जहन में, क्योंकि अभी हम अवनीश बुंदेला जी से भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उपचुनाव हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है। वो ठीकरा आप पर फोड़ना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या आप लोगों ने की, जिसके चलते आज ये दिन मध्य प्रदेश वासियों को देखना पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास में कोई और चारा तो है नहीं है, वो किसी ना किसी के ऊपर तो दोषारोपण करेंगे। एक व्यक्ति ऐसा होता है जब कहीं ना कहीं वो उसको ऐसा लगता है कि हम एक नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो फिर किसी ना किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ता ही है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये लोग मध्य प्रदेश के अंदर अपनी जो सरकार है उसको चला नहीं पाए। इसके अंदर उनके सरकार के बहुत सारे लोग हैं जिनके बयान भी आए, जिन्होंने खुद ही अपनी सरकार की बुराई करी और इसी कारण से बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने सरकार से रिजाइन कर दिया तो उनकी सरकार गिरना स्वाभाविक था। सरकार गिर गई तो अब किसी ना किसी पर दोष डालेंगे ना, ये थोड़ी बोलेंगे कि हमारी वजह से गिर गई, हमारी गलती थी। नहीं, आप कह रहे हैं कि रिजाइन कर दिया सरकार से, आपने कहा सरकार से रिजाइन कर दिया। ये आप रिजाइन जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ये सच है, लोकतांत्रिक परिभाषा, लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में हमने कुछ दिनों में, पिछले कुछ समय में हमने हॉर्स ट्रेडिंग नाम का एक वर्ड सुना है, तो फिर इसकी उत्पत्ति, इसका जन्म कैसे हुआ? हॉर्स ट्रेडिंग उसको बोलते हैं जहां पे कोई एक विधायक दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और जाके वहां पे उसका समर्थन कर देता है। लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग कहीं दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पे अपनी ही पार्टी से क्षुब्ध होके विधायक जो हैं उन्होंने रेजिग्नेशंस दिए। रेजिग्नेशंस देने के बाद में उन्होंने अपने विधायक इतनी महत्वपूर्ण पदवी से
रिजाइन करके मुक्त होके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। उन्होंने कोई विधायक रहते हुए ज्वाइन नहीं करी। अच्छा, एक बात बताइए प्रदीप माहौर, मुझे एक बात बताइए कि मुझे नहीं लगता कि आज इस मौके पर हमें इन सब बातों पर जिक्र करना चाहिए, क्योंकि करना तो है, करना इसीलिए क्योंकि अभी मतदान हो रहा है शाम 6 बजे तक। हम पिछले पूरे उस कार्यकाल का जिक्र करेंगे जो चुनावी कार्यकाल था। अगर आप कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, आप कह रहे हैं रिजाइन किया, क्षुब्ध होकर रिजाइन किया, हम ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते हैं, हम जमीन की खबरों को टीवी स्क्रीन तक लेकर आते हैं। एक फिगर आपने सुना होगा, बड़ा चर्चित था, 30 करोड़, मध्य प्रदेश में बड़ा जिक्र हुआ 30 करोड़ का। अगर हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, विधायक क्षुब्ध हुए, तो फिर ये 30 करोड़ फिगर कहां से हवाओं में आया? बिल्कुल, मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहूंगा कि 30 करोड़ का शब्द आया कहां से? 30 करोड़ का फिगर ये तो कैसे, किस एनालिसिस से निकाला? कहीं किसी के पास में कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये सिर्फ अपने मनगढ़ंत है। आप 30 करोड़ का 50 करोड़ बोल दीजिए, आप 100 करोड़ बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं ना। देखिए, जिसको इल्जाम लगाना है वो कुछ भी इल्जाम लगा सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो स्थिति, हमारी मध्य प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है। मध्य प्रदेश में जो आज की स्थिति है वो ऐसी है कि अगर कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है तो उसको 28 में से 28 सीटें जीतनी पड़ेंगी, जो कि करीब असंभव है ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही मध्य प्रदेश में आगे कंटिन्यू रहने वाली है और मध्य प्रदेश की जनता उसको और मजबूत करने के लिए अपना जो मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी को देगी। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता पे, क्योंकि अभी जो थोड़े दिन पहले हुआ एक अनुराग, मैं एक प्रश्न सत्य प्रकाश जी से जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। पत्रकार आपस में बात करेंगे ना, नेताओं से आप बात करेंगे, तो ये जो 30 करोड़ का फर्क है, ये जो फिगर है, ये आम आदमी की जहन में सोच से बाहर की चीज है। आम आदमी शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि 30 करोड़ रुपए क्या होते हैं। ये तो बड़े बड़े लोगों की बातें। क्यों साहब, सत्य प्रकाश जी? जी अक्षय जी, ये जो चर्चा चल रही है अभी माहौर साहब, अक्षय जी, ये जो जिक्र, ये जो फिगर है, ये हवाओं में तैरा कैसे? एक्चुअली मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ, ये 30 करोड़ नहीं है। ये जो फिगर हवाओं में है, मध्य प्रदेश की फिजाओं में है, वो तो उसी दिन से है, मार्च से ही स्टार्ट हो गया था ये। और ये 35 to 50 करोड़ तक है, और वो भी उस कैंडिडेट के वेटेज पर डिपेंड किया है। तो जिसका जितना वजन उसको उतना अमाउंट, ये पूरी फिजा में घुला हुआ है मध्य प्रदेश के वर्ड। और हॉर्स ट्रेडिंग का जो आपने वर्ड यूज किया है, ये पहले पुराने समय का वर्ड है, आज का नहीं है। ये तो पार्लियामेंट में जब नोटों की गड्डियां निकाली गई थी तब इसको अगर चरितार्थ सबसे तभी से। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सबसे ज्यादा अगर चरितार्थ कहीं हुआ है तो वो मध्य प्रदेश में ही हुआ है। ये सब जनता के सामने दिख रहा है। मैं यहां पर एक सबसे अच्छी चीज बताना चाहूंगा आपको कि मध्य प्रदेश का जो बाईपोल है, ये डिफेक्टर्स के लिए पहचाना जाएगा देश के इतिहास में, क्योंकि इस समय ना केवल 25 कैंडिडेट कांग्रेस से भाजपा में जो दल बदलू हैं वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस में भी ऐसी अनेक सीट्स हैं, 28 में से कम 50% सीट्स ऐसी हैं जिन पर बहुजन समाज पार्टी या भाजपा की जो पिछले चुनाव में प्रत्याशी रहे वो लड़े हैं। यहां पर जो मेन हॉट सीट्स हैं वो हॉट सीट्स हैं, जो 6 मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सपोर्टर्स माने जाते थे, जिन्होंने रिजाइन किया था, वो प्रदेश की राजनीति में आज के दिन सबसे हॉट सीट मानी जा रही, जिसमें इमरती देवी का जो आपने जिक्र किया अनुराग जी, वो दूसरा जिक्र आपने यहां प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर कॉन्स्टिट्यूंसी 15 जी, तीसरी सुर्खी, जहां गोविंद राजपूत उनके सामने भाजपा से आई हुई पिछले बार की जो एमएलए थी जी, वो पारुल साहू उनके सामने है। सांची सीट्स, जहां पर आज के स्वास्थ्य मंत्री वहां चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरी सीट जो अगली चौथी सीट आती है गुना जिले की भमोरी सीट, जहां पर महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। और सामेर, ये मध्य प्रदेश की सामेर और सुर्खी, ये 2 ऐसी सीटें क्यों महत्वपूर्ण, इसके पीछे जा रहा हूं, चाहूंगा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने ये सवाल आया कि आपको 5 में से 2 मिनिस्टर आपके बनाना है, तो उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग जो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता, उनको बॉयकॉट करते हुए उन्होंने उन 2 नामों को चुना था। जो पहला नाम था शामेर से तुलसीराम सिलावट और सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत। ये 2 सीट इतनी हॉट सीट मानी जा रही है। दोनों सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला अपने बनाम अपने भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी समय में बीजेपी में रहने वाले आज कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और कांग्रेस वाले जो थे वो आज बीजेपी से लड़ रहे हैं। प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी से आए हैं। बिल्कुल, यस, ठीक है। या
तो प्रेमचंद गुड्डू भी वहां से आए थे बीजेपी से पहले, भले ही वो कांग्रेस। मैंने कहा नहीं कि डिफेक्टर्स का चुनाव है, ग्वालियर चंबल से 16 से अपन शुरू करते तो एक एक सीट्स पर यहां पर भी लगभग 50% से ऊपर डिफेक्टर्स हैं। वो भाजपा से आए हैं या बसपा से आए हैं। जैसे केएल अग्रवाल पूर्व मंत्री हैं जो सिसोदिया के सामने खड़े हैं। यहाँ आप देखेंगे सुनील सत्यप्रकाश जी लौटेंगे जरा विनोद ग्वालियर से हैं, तो चर्चा जब ग्वालियर की चल रही है, जरा ग्वालियर का हाल, सूरत हाल जान लेते हैं, क्योंकि पोलिंग बूथों पर किस तरह से अभी हलचल देखने को मिल रही है। विनोद, क्या तस्वीरें वहां से? देखिए अनुराग, मैं बता दूं, मैं इस समय एक पोलिंग बूथ पर हूं और ये वही पोलिंग बूथ है जो जयविलास पैलेस के बहुत नज़दीक है। और जयविलास पैलेस मेरे ठीक पीछे यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पर, यानी सियासत का वो राजमहल जो मध्य प्रदेश में और ख़ासकर ग्वालियर चंबल संभाग में राजनीति का एक बड़ा स्तंभ माना जाता है। राजमाता विजयराजे सिंधिया से लेकर माधवराव सिंधिया और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम दिया, उसकी वजह से जयविलास पहले से एक बार फिर चर्चा में है। और निगाहें सबकी इसलिए अभी टिकी हुई हैं क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया जब आएंगे तो इस मतदान केंद्र पर वो अपना वोट डालने आएंगे और इसीलिए ज़्यादातर लोग इस समय खड़े हुए हैं उनसे चर्चा करने के लिए कि जब वो वोट डालने आएंगे तो क्या कुछ बोलेंगे। फिलहाल तो अभी उनका 8:30 बजे का समय दिया था, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल की सियासत इस समय मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा पूरे देश में चर्चित हो रही है। वजह सबको मालूम है, चुनाव हो रहा है। चुनाव क्यों हो रहा है ये भी लोग जानते हैं, और सिंधिया की इसमें क्या बड़ी भूमिका रही ये भी बहुत दिनों से लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल बन गया है, क्योंकि जिस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग के कई कांग्रेस के विधायकों को उन्होंने अपने साथ तोड़ा और बीजेपी में शामिल कराया, उसके बाद टिकट दिलवाया, मंत्री बनवाया, अब वही सब लोग एक बार फिर से चुनाव जीतने की मशक्कत में लगे हुए हैं कि चुनाव कैसे जीता जाए, क्योंकि उनके अपने महाराज की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनका ग्वालियर चंबल संभाग में एक बड़ा कद कांग्रेस में रहा, शायद उसी उम्मीद के साथ वो बीजेपी में गए। अब बीजेपी में उनका कद कितना बड़ा रहता है, उनका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इस पार्टी में कितनी बढ़ेगी, ये इस चुनाव पर निर्भर करता है। आज जनता ये तय कर देगी कि इस ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया राज घराने का कद जो सालों से चला आ रहा था, क्या वो बरकरार रहेगा या सियासत में उनका कद घट जाएगा। क्योंकि इस मतदान के बाद जब 10 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो ये तय हो जाएगा कि जनता ने गिरी हुई सरकार के पक्ष में मतदान दिया है या शिवराज की सरकार को बनाए रखने के लिए मतदान दिया है। इंतजार हमको करना होगा, लेकिन चर्चा इस समय पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में इसी बात की हो रही है कि जनता ने तो देखो अपना मन बना लिया है, अब जनता को सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का बटन जाके दबाना है और उस ईवीएम के बटन के बाद जब उसका रिजल्ट आएगा, तस्वीरों का इंतजार कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे हम आपसे जुड़ेंगे, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अक्षय, वीवीआईपी जो निकलकर मतदान कर सकते हैं वो मतदान कर रहा है और जो नहीं कर सकते वो ट्वीट कर रहे हैं। कमलनाथ का ट्वीट, बिल्कुल कमलनाथ का ट्वीट आया। देखिए कमलनाथ क्या लिख रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट पर। वो लिख रहे हैं कि प्रिय साथियों, आपसे आग्रह है कि घरों से निकलिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदान कीजिए। आपका एक वोट मध्य प्रदेश के सम्मान और स्वाभिमान की नई गाथा लिखेगा। लोकतंत्र अमर रहे। और अनुराग, ये मुझे लगता है ये ट्वीट और भी हो रहे होंगे, अभी होंगे भी, दिन भर चलेंगे। और इसका फर्क बहुत पड़ता है क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, पूरे हिंदुस्तान में देखें, ये जो ट्वीट है उसका हिंदुस्तान के अपने उनके फॉलोअर्स हैं उस पर भी बड़ा इम्पैक्ट जाता है। लेकिन इस ट्वीट में भी अक्षय एक जो निचोड़ निकलकर सामने आता है, सत्यप्रकाश जी इस पर बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे, उसके बाद पॉलिटिकल गेस्ट के पास हम जाएंगे। सत्यप्रकाश जी, इस ट्वीट में भी लोकतंत्र बचाने की बात, एक इमोशनल फैक्टर जोड़ने की बात कमलनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पूरी जो सभाएं हुई हैं, कमलनाथ ने एक सवाल सबसे पूछा कि आखिर मेरी गलती क्या थी। उन्होंने अपने 15 महीने के कामकाजों को गिनाते हुए हर जगह उन्होंने ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की कि मेरी गलती क्या थी, कोई मुझे ये तो बताए। अनुराग जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ट्वीट्स जो उन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं लोगों को इमोशनली इफेक्टेड करेगा। क्यों? क्योंकि कमलनाथ जी एक ऐसे सारथी थे जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के रथ को अकेले ही लेकर चले हैं और उन्होंने हर चुनाव में, हर जगह, हर कैंपेन में उन्होंने एक ही बात कही है कि ये जो चुनाव है ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। क्योंकि उन्होंने यही एलिगेशन लगाया है भाजपा पर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कि इन्होंने जो 22 एमएलए तोड़कर ले गए हैं वो कहीं ना कहीं एक चुनी हुई सरकार को
गिराकर संविधान को तोड़ा है, डेमोक्रेसी को तोड़ा है। यानी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का ये चुनाव है। उन्होंने एक बात और लिखी है आपने कि संविधान अमर रहे। उन्होंने मैसेज दिया है, अभी भी लास्ट डे भी उन्होंने मैसेज दिया है कि इस चुनाव को ना केवल आप कांग्रेस से जुड़ें, ना बीजेपी से जुड़ें, ये संविधान को बचाने से जुड़े। क्योंकि शुरुआत में ही जब ये चीज शुरू हुई थी, इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ था, तो मुख्य रूप से दो नेता देखे गए हैं इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी। इन दोनों ने ही यही फोकस किया है दो बातों। जैसे आपने कहा, पहला फोकस उन्होंने कहा है कि मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या गलती थी जो इस कारण 22 लोग चले गए और सरकार, चुनी हुई सरकार गिर गई। तो इनने, दिग्विजय सिंह ने भी यही कहा था कि ये चुनाव संविधान के तोड़ने का भाजपा ने प्रयास किया, उसको दोबारा रीस्टैब्लिश करने का चुनाव है। और अगर जो लोग संविधान को रीस्टैब्लिश करने में विश्वास रखते हैं तो वो ये ना सोचे कि कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, वो ये सोचे कि कांग्रेस की जगह हम संविधान को रीस्टैब्लिश करने के लिए वोट दे रहे हैं मध्य प्रदेश में। ऐसी अपील दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा की है। ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की मरवाही आपको लिए चलते हैं, क्योंकि वहाँ भी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ भी चुनाव है, और छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट जो है वहाँ पर एक ही सीट पर ये मतदान है। और मरवाही के बूथ क्रमांक 126 पर ईवीएम खराब जो हुई थी वो अब तक शुरू नहीं हो पाई है। वोटिंग ईवीएम खराब होने से लेट हो रही है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। अगर एक सीट पर ईवीएम खराब होती है और वो अब तक ठीक नहीं होती है तो फिर समझ में ये नहीं आता कि वहाँ जो वोटिंग परसेंटेज गिरेगा, क्या उसे एक्सटेंड किया जाएगा, बाद में 5 बजे के बाद भी समय और दिया जाएगा, जितने घंटे के लिए अभी रुकावट आ रही है। आदित्य हमें बताएंगे। आदित्य नामदेव, कैसा होगा आदित्य, और ये वजह क्या है? वो प्रशासनिक अमला, व्यवस्थाएं चौपट हो जाती हैं। आमतौर पर इस तरीके की अव्यवस्थाओं से निपटने के लिए दूसरे ईवीएम तैयार होते हैं, यहाँ क्यों दिक्कत हो रही है? देखिए, 2 मतदान केंद्रों के ईवीएम खराब है, एक तो 126 और दूसरा 143। दोनों ही मतदान केंद्रों के ईवीएम अभी तक नहीं शुरू हो पाए हैं। बहुत दिक्कत है, इसलिए क्योंकि ग्रामीण जनता सुबह 6 बजे, 6:30 बजे से लाइन लगाकर बैठी है, अभी भी ठीक नहीं हो पा रहे। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि अगले 10-15 मिनट में ठीक कर लिया जाएगा। अभी भी दोनों ईवीएम खराब होने के चलते मतदान, देखिए लगभग पौन घंटा हो चुका मतदान शुरू हुए, लेकिन यहाँ पर दोनों जगहों पर मतदान शुरू नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आप आदित्य नजर बनाए रखिए, आपसे हम तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। ऑफिशियल्स कितनी जल्दी उस ईवीएम को दुरुस्त कर पाते हैं, इन सब चीज़ों के बीच में अपील जो की जा रही है, न्यूज़ स्टेट भी अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप अपने घरों से निकलिए अगर आपकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चुनाव हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट को भी देखिए। मध्य प्रदेश वासियों, आज मध्य प्रदेश में कुछ सीटों पर सिर्फ विधायक चुनने के लिए मतदान का दिन नहीं है। आज का दिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं के चीरहरण को रोकने का दिन है। मतदान कीजिए, लोकतंत्र की लाज बचाइए, पूरे देश को बता दीजिए कि आपका वोट बिकाऊ नहीं है। ये तमाम शब्दावली जो है वो ट्विटर के जरिए भूपेश बघेल ने जनता के सामने रखी। तो मरवाही की एक सीट पर यह चुनाव हो रहा है, छत्तीसगढ़ की एक सीट मरवाही जिस पर यह चुनाव हो रहा है। छत्तीसगढ़ की इसे एक सीट के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी ट्वीट कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल अगर ये ट्वीट कर रहे हैं तो अनुराग, वो ये जानते हैं कि बगल में पड़ोस में भी चुनाव है और वहाँ सिंपैथी वोट जो है वो कमलनाथ लगातार जुटा रहे हैं। और बिल्कुल, और एक वक्त में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर कांग्रेस शासित राज्य थे। और ये नेता बटे हुए नहीं है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उन्हें पता है कि एक ही लॉबी है जो काम कर रही है। बिल्कुल, इन सब के बीच में धार से खबर है, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव ने अपना वोट कास्ट किया। बदनावर विधानसभा के भेसोला में उन्होंने मतदान किया। बीजेपी प्रत्याशी हैं राजवर्धन सिंह दत्ती गांव। ये राजवर्धन सिंह भी बहुत दिलचस्प इनके लिए चुनाव होगा। दत्ती गांव का जो पूरा इस वक्त कांग्रेस से बीजेपी में आने का जो पूरा जश्न रहा है, ये पूरा आप ग्वालियर चंबल का पूरा बेल्ट देखिए आप। ये जो संभाग है ग्वालियर चंबल संभाग, ये इस तरीके के नेताओं से ही आज के टाइम भरा हुआ है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। और ये फौज है, महाराज की सेना है। ये निमाड़ की सीट है। और यहाँ पर अगर देखें तो कुछ एक सीट, जैसे बदनावर की बात कर लीजिए, धार की इस सीट की बात कर लीजिए, ये तमाम सीट जो हैं अब बहुत दिलचस्प है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तो सिंधिया का प्रभाव माना जा रहा है। मालवा की सीट को लेकर कहा जाता है बीजेपी का गढ़ी है, लेकिन इन सीटों को लेकर जनता का मूड क्या, ये टटोलना बहुत जरूरी है। अवनीश बुंदेला जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से वो है। अवनीश जी, क्योंकि हम प्रदीप माहौर साहब से बात कर रहे थे, वो बहुत आश्वस्त हैं इस बात को लेकर कि देखिए साहब, हमारे पास तो नंबर्स भी ज्यादा हैं, हम लोगों को मात्र 9 सीटें चाहिए, आपको चुनाव में 28 की 28 सीटें मिली तो आप सत्ता में वापसी कर पाएंगे। उनके इस कॉन्फिडेंस को लेकर क्या कहिएगा सर? देखिए, वो उनकी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस है, बड़ी अच्छी बात है, उनके काम आएगा, मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हम सब चर्चा कर रहे हैं कि पूरे भारत में आजादी के बाद से
सबसे अलग तरह का उपचुनाव। तो मैं ये भी बता दूं, आप देखेंगे ये इतिहास बनेगा यहाँ पर। ये 28 में से 28 सीटें जो पार्टी सत्ता में नहीं है, पक्षी पार्टी पूरी 28 पे 28 सीटें जीतते जा रही, क्योंकि हमने देखा चुनाव में मन देखा जनता का किस तरह का मन। और सबसे बड़ी बात आप देखें, भाजपा के नेता भी इतने घबराए हुए हैं कि सिंधिया जी खुद कह जाते हैं कि हाथ के पंजे वाला बटन दबाइए। जगह जगह पर चौराहे चौराहे पर अपनी प्रतिष्ठा की दुहाई दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को फोन पर बात करके उनसे गिड़गिड़ा रहे हैं कि समर्थन करिए, वोट दीजिए, ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। सिंधिया जैसे कद का नेता जो हमारे महाराज कहलाता था, अपने आप को कुत्ता कहकर संबोधित करता है। इससे साबित होता है कि दबाव का स्तर क्या है, क्या स्थिति है, उनको मालूम है। क्योंकि क्या हमने देखा, जिस तरह से भाजपा की रैलियां निरंतर फ्लॉप होती रही और निरंतर भाजपा के नेताओं को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा है, उस हम सब ने देखा है। ये बात ठीक है कि हम जैसे एक चौथे स्तंभ के द्वारा अपनी बात रख रहे हैं, और अपनी चौथे स्तंभ की भी और राजनेताओं की भी अपनी अपनी मर्यादाएं होती, तो हर बात को नहीं बोला जाता, कुछ बातें पर्दा भी रखी जाती हैं। लेकिन इस बात को आप भी जानते हैं कि जब उनके सिर्फ सिंधिया नहीं, कई चाहे गोविंद राजपूत जी हो, चाहे तुलसी सिलावट हो, चाहे वो नरेंद्र पाटीदार हो, सारे लोग कह चुके, इमरती देवी, सारे लोग कह चुके हाथ के पंजे वाला बटन दबाई। इससे साबित होता है कि या तो सरस्वती मैया इनसे ये करा रही है, क्योंकि ये साबित होता है कि सरस्वती माता भी ईश्वर भी हमारे साथ है। ये भी विकल्प तलाशने का एक जरिया है। और अवनीश जी को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अवनीश बुंदेला साहब, आज का जो दिन है ना, वो कभी भी जब आप जनता के बीच जाते हैं या आप कहीं जब अपना पक्ष रखते हैं, तो वहां आपके पास एक मजबूत आधार होना जरूरी है। मुझे लग रहा है कि अनुराग भी शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे कि आप कमलनाथ जी का जो अभी जो उनका जो मूड चल रहा है, वो ज्यादा आप हमलावर हैं बीजेपी के ऊपर और सिंपैथी वोट आप गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी क्या गलती है ये कहने से ज्यादा अच्छा है कि जो गलतियां हुई हैं उसे माफ कर दीजिए, आगे एक मौका और संगठन को लेकर तो हमेशा से ही भारतीय माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ नजर आते ही रहे। अलग अलग गुट की बात तो खुद कांग्रेस के नेता स्वीकार करते हैं। बहरहाल आदर्श हमारे सहयोगी जुड़ गए अनूपपुर से। अनूपपुर की सीट भी बहुत दिलचस्प है, वहां पर वोटर्स का रुझान किस तरह का नजर आ रहा है? आदर्श, क्या तस्वीरें? जिस प्रकार से हम गांव-गांव जा रहे हैं और देख रहे हैं कि फिलहाल तो जो सुबह से जो भीड़ लगी है, जिस तरीके से महिला पुरुष मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, और 8 बजे तक जो रिपोर्ट थी वो लगभग 4% मतदान पूरे विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र में हो चुका। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ महिलाएं आ रही हैं। हम एक गाँव में, एक खमरिया पंचायत है जहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी है, और फिलहाल हम एक तस्वीर और दिखाएंगे जहाँ कांग्रेस प्रत्याशी अभी वोट डाल के निकले। फिलहाल ये देखिए मास्क दिए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि मास्क दिए जा रहे हैं और पॉलीथीन इन्होंने हाथ में लगाया हुआ है। एक गांव की तस्वीर है बकायदा। ये देखिए नीचे राउंड बनाए गए हैं, ये राउंड बनाए गए हैं, इस राउंड में ही चल के आपको जाना है। तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। और जहां तक कई मतदान केंद्र हमने देखे, कई मतदान केंद्रों में अच्छी लंबी कतारें भी हमें दिखाई दी। तो कई जगह इस तरीके से भी बेरुखी जैसा भी दिखाई दिया जहां भीड़ कम रही। तो कुल मिला के 220 मतदान केंद्र और 31 सहायक मतदान केंद्र हैं, जहां अभी तक में जो हमारा प्रतिशत निकल के आ रहा है, पूरे विधानसभा में 4% मतदान हो चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ जी अभी सामने हैं, वो अभी मतदान दे के निकले हैं, हम उनसे बात करेंगे। विश्वनाथ जी, अभी आपने मतदान किया? जी। और क्या लगता है कि कितना प्रतिशत मतदान जाएगा? क्षेत्र में बढ़िया लोगों में एक उत्साह है और मेरे हिसाब से 80% करीब मत पड़ना चाहिए। अभी कोरोना काल चल रहा है, लोग अभी जैसे आपकी पंचायत में थोड़ा हमें जो नजर आ रही है भीड़ कम दिखाई दे रही है, तो क्या बात है आपकी पंचायत में इतनी कम भीड़ है? अभी तक आप अंदर जाके देख लीजिए 200 करीब मत पड़ चुके हैं। सुबह 7 बजे से सब लाइन में लग गए थे, अब धीरे धीरे भीड़ फिर बढ़ेगी। अब यहाँ ज्यादा मतदाता नहीं, 628 करीब मतदाता है। क्या लगता है किस तरीके से लोगों का इस बार उत्साह है मतदान के लिए? जिस प्रकार से फिर से बीच में चुनाव हो रहे हैं, कोरोना भी चल रहा है, तो क्या उत्साह है लोगों के बीच में? देखिए, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव में लोगों में एक जो हमारे लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ किया है उसके खिलाफ पूरे मतदाताओं में एक उत्साह है कि जो लोकतंत्र के हत्या करने की जो किया है कोशिश, उसको सबक सिखाएंगे। तो अनुराग, मैं आपको बता दूं हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी। चलिए ठीक है आदर्श, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास में, क्योंकि पल पल की अपडेट हम आपको लगातार दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, और मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहा है।
फिलहाल प्रदीप माहौर साहब और अवनीश बुंदेला जी, आपका बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों राजनीतिक पार्टियों का कॉन्फिडेंस वाकई बहुत अच्छा सा नजर आया। सत्यप्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, लेकिन एक अपील अपने दर्शकों से हम करना चाहेंगे। बिल्कुल, ये अपील यही है कि आप घर से जरूर निकलिए, वोट जरूर कीजिए। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग हो रही है तो ये मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी है। आप इस उपचुनाव में अपना कर्तव्य निभाइए।